प्रभात जिस तरह मेरे साथ पेश आता था, मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। वाकई में आपका कलेक्शन बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। आते रहिएगा। या श्योर। प्रभात ने मुझे फोन करने में जरा भी देरी नहीं की। अरे रिलैक्स रिलैक्स, चिल। हेलो। अरे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए, इतनी मुश्किलों से तो हम आपके नजदीक आए हैं। अब आपका ये खेल कहीं हमें फिर से जुदा ना कर दे। अरे तो हम तो ना मरेंगे। अरे वो जो हमारे साथ आएगा ना वो मरेगा। तुम खाली पीछे से आना और फिर उसके बाद हम देख लेंगे। प्रभात जी, नहीं नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा प्रभात जी। अरे बीमा के लिए किसी का मर्डर करना, हम इसमें आपका साथ नहीं दे सकते। हमसे नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम रास्ते पे आ जाएंगे, और तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन मदद करेगा मेरी? भगवान, हम गलत नहीं हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप मेरे साथ हैं ना? साहब दो ना साहब, कुछ दो ना साहब जी, कुछ दो ना साहब। बहुत भूखा हो साहब, कुछ नहीं खाया। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेगा साहब। प्रॉब्लम सैंडल में नहीं है मैडम, एक नंबर का आइटम है। अब इतना आप हिलडुल के चलेंगे तो सैंडल तो टूटेगा ना मैडम। What do you mean by हिलडुल के चलना? मतलब what do you mean to say मुझे चलना नहीं आता है? एक तो रद्दी माल बेच रहे हो, ऊपर से मुझे अकड़ दिखा रहे हो। हाँ? Is he mad? मैडम, इसका तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। पर पापा, पर बात कैसे कर रही है, आप देख रहे हैं ना। तुम चुप रहो एकदम। मैडम, 2 दिन में आपका सैंडल बनवा के देंगे हम। 2 दिन के अंदर मुझे अपना सैंडल वापस चाहिए, नहीं तो पैसा वापस लेके जाऊंगी मैं। Stupid idiot fools। भैया जरा सो समझाइए, कस्टमर से ऐसे बात करेगा? ये ऐसे पेश आएगा? तो बात समझा रहे हैं उसे। सुबह से माथा खराब करके रखा इसने। आप खड़े क्या हो? चाय बोलो चाचा के लिए। ए घनश्याम जी भैया, जाओ जाके चाचा के चाय लेकर आओ। तुमको बोला ना, तुम लेके आओ। हाँ। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो कहीं ना कहीं हर आम आदमी से जुड़ा है, जिसकी जिंदगी में अपराध कोसों दूर होता है, लेकिन एक भूल जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। जब कोई सही इंसान गलत राह पर होता है तो उसे समझने की एक दस्तक जरूर मिलती है, लेकिन जब कोई गलत को सही ठहराने की साजिश करता है तो उसके द्वारा उठाया गया हर कदम एक भयानक अंत की दस्तक दे रहा होता है। सर, इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। किसी ने कुछ विटनेस किया? किसने उड़ाया इसको? नहीं सर, किसी को कुछ भी मालूम नहीं। सर, लोगों ने सुबह यहाँ इसकी लाश पड़ी हुई देखी। हो सकता है इसका एक्सीडेंट रात में हुआ हो। पांडे, आसपास कोई सीसीटीवी? नहीं सर। इसके पास से कोई आईडी मिला? सर, इसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और ये आधार कार्ड। प्रभात जी, प्रभात जी, ये आपको क्या हो गया प्रभात जी? उठिए ना प्रभात जी। प्रभात रात को 11 बजे दुकान से निकला था। फिर देर रात फोन आया गायत्री का कि वो घर नहीं पहुंचा। हम ढूंढ ही रहे थे कि सुबह देखिए, लग तो ऐसा रहा है कि ये हिट एंड रन का केस है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आपको सौंप दी जाएगी।
सर 16 मार्च को जो एक्सीडेंट का केस आया था उसके विक्टिम प्रभात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। देखने से तो लग रहा था कि एक्सीडेंट होगा, पर रिपोर्ट के मुताबिक प्रभात का मर्डर हुआ था। मर्डर? जी हाँ सर, बॉडी पर प्राइमरी इंपैक्ट पीठ पर है। शायद किसी व्हीकल ने डायरेक्टली प्रभात को पीछे से टक्कर मारी। अगर किसी व्हीकल ने प्रभात की पीठ पर डायरेक्ट टक्कर मारी है, मतलब प्रभात पैदल चल रहा होगा। और कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी है। पहले प्रभात के सर पर किसी ब्लंट चीज से वार किया गया और फिर उसके सर को टायर से क्रश कर दिया गया और फिर बाइक को वहीं गिराकर क्राइम सीन क्रिएट किया गया, क्योंकि सर उसकी बाइक पर ऐसा कोई डेंट नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि किसी गाड़ी ने उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मारी। मतलब प्रभात का मर्डर हुआ है और उसे एक्सीडेंट देने की कोशिश की गई है। सर, जिस प्रभात नाम के आदमी की लाश हमें राजनगर में मिली थी, उसका बड़ा भाई आया। शास्त्री जी, शास्त्री जी। अरे गायत्री जी, आप यहाँ? शास्त्री जी, हम आपसे मिलने आ रहे थे। वो कहा है ना, ऑफिस में तो आप मिलते नहीं है। अच्छा, बस हमको ये जानना था कि प्रभात जी के बीमा का पैसा कब तक मिलेगा? देखिए गायत्री जी, जब तक पुलिस से हमें ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि प्रभात की मौत एक्सीडेंट की वजह से ही हुई थी, तब तक आपको वेट करना होगा। सर, हमको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहें, हमको बहुत अजीब सा लग रहा है सर। देखिए, आपको जो भी कहना है आप बेझिझक होकर कहिए। सर, हमको लगता है कि वो लाश प्रभात का था ही नहीं सर। लेकिन सौरभ जी, बॉडी की शिनाख्त खुद आपने और प्रभात की बीवी ने की थी। सर, हमने नहीं की थी सर, गायत्री ने की थी सर। अगर आपको डाउट था तो ये बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं कही? सर, गायत्री ने अचानक से इतना कुछ कह दिया सर, वहां कुछ कह नहीं पाए और बाद में हमने बात करने की कोशिश किया तो अजीब सा रवैया था सर उसका। जी भैया, आप प्रभात जी की आत्मा शांति की प्रार्थना की जगह कुछ भी बोले जा रहे हैं। लाश का चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था और एकदम से मान लिया तुमने कि वो प्रभात है। कहना क्या चाहते हैं? हाँ, हम अपने पति को नहीं पहचानेंगे? सर, गायत्री उल्टा हमें सुनाने लगी सर, तो हमको लगा कि आप लोगों से ये बात छुपाना नहीं चाहिए सर। मर्डर? प्रभात जी का मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ है, लेकिन आपके जेठ सौरभ का कहना है कि जिस लाश की आपने शिनाख्त की थी वो आपके पति प्रभात की नहीं थी। वो तो हमको भी पहले यही बोल रहे थे, लेकिन साहब ये मर्डर का सुन के ना हमको हमारे जेठ जी पे शक हो रहा है। एक मिनट, अब कहना क्या चाह रहे हैं, साफ साफ बताएंगे? प्रभात जी को जरूर हमारे जेठ और उनके बेटे जितेंद्र ने मारा है। ये सब बोल के कि वो लाश हमारे पति की नहीं है, वो आपको भटका रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं ताकि आप उन पे शक ना करें। वजह? मेरा मतलब किस मकसद के लिए वो आपके पति प्रभात को मारेंगे? साहब, बाप बेटे दोनों की नजर थी प्रभात जी की दुकान पे। साहब, हम आपको बता रहे हैं कि उन दोनों की नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। सर, ये नीयत में खोट निकाल के ये गायत्री कोई गेम कर रही है सर। हाँ साहब, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि चाची अचानक से हम पे ऐसा आरोप क्यों लगा रही हैं। हम बता रहे हैं सर, गायत्री कोई गेम कर रही है। सर, डेड बॉडी से जो कपड़े मिले थे वो प्रभात के ही थे और क्राइम सीन से जो बाइक मिली थी वो भी प्रभात की थी। चक्कर को समझ में नहीं आ रहा है, सौरभ की बात सही है या गायत्री का आरोप? सिंह, सबसे पहले लाश का डीएनए मैच करवाओ प्रभात के बेटे कमल के साथ। प्रभात की फैमिली और बिजनेस दोनों से जुड़ी हर बात पता करो। हमें दोनों पॉसिबिलिटीज पर काम करना है। क्या प्रभात का वाकई में मर्डर हुआ है? और अगर प्रभात का वाकई में मर्डर हुआ है तो ये एक साजिश है। तो इस साजिश का मकसद क्या हो सकता है? दीदी, पानी। दीदी आप टूट जाओगी तो कैसे चलेगा? दीदी रो मत ना दीदी, सब ठीक हो जाएगा। दीदी आप रो मत। आप रो क्यों रहे हो? अरे कमल बेटा, मम्मी नहीं रो रही, वो मम्मी की ना आंख में कुछ चला गया था। तू ये बता, तू कानपुर चलेगा मामा के साथ? चलेगा ना? दीदी आप कानपुर चलो हमारे साथ। वैसे भी जीजा जी के नहीं हर्ष, हम नहीं जाएंगे, हमें अभी यहीं रहना होगा। गायत्री, मुझे लगता है सौरभ भैया को प्रभात की प्लानिंग की भनक लग गई है, इसलिए उन्होंने पुलिस को भड़काया।
हम भी बाप बेटे की सारी पुलपट्टी खोल दी है पुलिस के सामने। हाँ, पर मामला और बिगड़ जाए। तुम इससे पहले इंश्योरेंस के 35 लाख निकाल लो। कैसे निकाले? वो लोग तो वो पुलिस से सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं और इधर जेठ जी ने पुलिस को भड़का दिया है। इंश्योरेंस कंपनी में एक आदमी है हमारी पहचान का, कुछ ले दे के काम हो सकता है। अरे किसका फोन आ रहा है बार बार? अरे वो हमारे ऑफिस से एक फोन। इस विनायक ने भी ना लटका रखा है। क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ए, अरे काय बच्चों का जूता लगा रखे हुए यहाँ पे, निकालो ये सब। यहाँ पे सिर्फ आज के बाद फॉर्मल सूझ रहेगा, बता दे रहे हैं। लेकिन प्रभात साहब तो बोले थे कि अरे प्रभात सर बस करो प्रभात सर। चच्चा को धंधा करने नहीं आता था, अब धंधा कैसे होता है पापा बताएंगे तुमको। ए, अपने बाप का माल समझे हो क्या? चल क्या रहा है यहाँ पे? नहीं हमें और आप यहाँ कैसे बैठे हुए हैं? क्यों? अब तुम बैठोगे गल्ले पे क्या? नहीं, हम नहीं बैठेंगे। घनश्याम तुम बैठोगे। इधर आओ घनश्याम, आज से तुम गल्ले पे बैठोगे और रोज हमें हिसाब दोगे, समझे तुम? जी जी मैम। अरे काहे हमें इतना परेशान कर रहे हो आप? अरे परेशानी हमको हो रही है भाभी जी। पूरे 10 लाख रुपए लिए थे प्रभात ने। और एक बात बताइए, वो बीमा वाला पैसा नहीं मिला आपको अभी तक? नहीं मिला है। अगर मिल चुका होता तो हम आपको पैसे लौटा देते ना। लौटाना तो आपको पड़ेगा ही भाभी जी। वो बीमा वाले के पीछे पड़िए और पैसा निकलवाइए। सर, प्रभात की बीवी गायत्री, भाई और भतीजे के कॉल रिकॉर्ड्स में तो शक करने जैसा कुछ नहीं मिला, पर मैं प्रभात के सीए से मिला जो पिछले कई सालों से प्रभात की शू शॉप के अकाउंट्स देख रहा है। उसका कहना है कि कुछ महीनों से प्रभात की दुकान घाटे में चल रही थी। प्रभात ने कई लोगों से कर्जा भी ले रखा था। एक बात और सर, प्रभात ने सिर्फ 3 महीने पहले 35 लाख की एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये साजिश इंश्योरेंस पॉलिसी के 35 लाख रुपए निकालने के लिए रची गई थी? पक्का तो नहीं कह सकते सर, हो भी सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे लेने के लिए कोई अपना मर्डर प्लान करे, ऐसे एंगल्स कई केसेस में देखने को मिलते हैं। इस केस में भी यही एंगल था। प्रभात ने वाकई में अपनी डेथ प्लान की थी। अरे तो हम तो ना मरेंगे, अरे वो जो हमारे साथ आएगा ना वो मरेगा। लेकिन पोस्टमार्टम से यह साफ हो गया था कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। और यह मर्डर किसका हुआ था, यह खुलासा वाकई में हैरान कर देने वाला था। सर डीएनए रिपोर्ट। इस डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक उस लाश का डीएनए प्रभात के बेटे कमल के डीएनए से मैच हो गया। मतलब प्रभात की बीवी गायत्री सही बोल रही थी, ये लाश प्रभात की ही थी। मम्मी, अब ठीक लग रहा है? अभी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मम्मी, पापा कब आए? पापा घर पे नहीं आएंगे। जब हम बाहर घूमने जाएंगे ना, तब वो हमको वहां मिलेंगे, समझे? प्रेम, गायत्री जी माफी चाहूंगा, हमने आप पर शक किया। दरअसल आप बिल्कुल सही कह रही थी, वो लाश आपके पति प्रभात की ही थी। आपने अपने जेठ सौरभ और उसके बेटे जितेंद्र पर शक जताया था। अब हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? अब कोई भी नहीं है यहाँ। हाँ गायत्री भाभी, हमको मिलना है तुमसे।
सिंह, अब हमारा फोकस क्लियर है। यह केस प्रभात की हत्या का ही है। अब हमें यह पता लगाना है कि प्रभात की हत्या के पीछे किसका और क्या मोटिव हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा मोटिव तो सौरभ का ही दिख रहा है सर। इसके बेटे जितेंद्र के बारे में पता किया मैंने, एक नंबर का चर्सी। 6 महीने पहले प्रभात ने सौरभ और जितेंद्र को नौकरी दी, तभी से प्रभात की दुकान घाटे में जा रही थी, पता किया मैंने। हो सकता है सर दोनों बाप बेटे मिलकर दुकान में घपला कर रहे हो। इस बात का पता प्रभात को चल गया और दोनों ने मिलकर प्रभात का गेम बजा दिया। सिंह, एक काम करो, बुलाओ बाप बेटे को। सब जितेंद्र तिवारी, सन ऑफ सौरभ तिवारी, तुम दोनों का गेम ठीक से समझ में नहीं आ रहा है मेरे। तूने कहा कि वो लाश प्रभात की नहीं थी, जबकि वो लाश प्रभात की ही थी। तेरे कपड़े का सारा चिट्ठा है मेरे पास। अब अगर तुम लोगों ने तनिक भी चालाकी की ना तो यही। नहीं सर, बता रहे हैं आपको सर, हम कह रहे हैं सर, ये चालाकी गायत्री ने की और करा रहा है सब विनायक। वो विनायक बहुत ही पहुंची हुई चीज है, चाची के साथ उसका चक्कर भी चल रहा है साहब। सर हमारा लड़का निकम्मा है लेकिन झूठा नहीं है सर। इसने अपनी आंखों से उन दोनों को खुद देखा है, एक साथ में क्या? साहब आप पता लगाएंगे तो खुद ही पता लग जाएगा साहब कि वो दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा है साहब। विनायक, अब सर से पानी ऊपर जा चुका है। अगर मुझे पता चला ना कि तुम मेरे साथ कोई गेम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? उससे ऐसे दोबारा बात की ना तो गायत्री भाभी, हमें लग रहा है पुलिस झूठ बोल रही है। भगवान करे यही सच हो। पर प्रभात जी हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भाभी उसने कहा था ना कि वो कुछ दिन गायब रहेगा, इसीलिए शायद। प्रभात और गायत्री से जुड़ी कुछ बातें पता चली हैं सर। प्रभात की मौत के बाद से ही ये गायत्री इंश्योरेंस कंपनी के लगातार चक्कर लगा रही थी, लेकिन जैसे इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि प्रभात का एक्सीडेंट नहीं उसका मर्डर हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ने गायत्री के क्लेम को होल्ड पर रख दिया। एक और बात पता चले सर, ये विनायक इंश्योरेंस कंपनी के किसी अंदर के आदमी को जानता है, जिसको इसने शायद रिश्वत भी ऑफर की थी। इंश्योरेंस कंपनी में एक आदमी है हमारी पहचान का, कुछ ले दे के काम हो सकता है। साले गल्ले पे बैठा है साला वो। चाची चाहे जो बोले पर ये दुकान ना मेरा हमारा पप्पा का है। पगला गए हो क्या तुम? पगला गए हो? क्या पकड़ रहे हो? बकवास कर रहा है। तुम लोग उसका बात को दिल पे मत लेना, फालतू का बकता ही। आप लोग बैठे हो, दिखाओ सामान। चल चल दिखाओ वहां पे। क्या कर रहे हो? ज्यादा चढ़ा लियो क्या? दिमाग को सही रखो, अपना पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो। तो जानते नहीं पुलिस हमारा पीछा कर रही है। चलो चलो हमारे साथ चलो। जीवन, प्रभात साहब गलती की इन दोनों को यहाँ लाके। हमको तो लगता है कि उनको इन्हीं लोगों ने खत्म किया है। कुछ दिन पहले केस आया था मेरे पास, जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ऊपर पहुंचा दिया। अब ये सब बोलकर साबित क्या करना चाहते हैं हमें? वही जो आपने समझा, आपके और विनायक के बीच। देखिए, आप एक पतिव्रता पे शक करके ठीक नहीं कर रहे हैं। सर, प्रभात मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इसीलिए मैं गायत्री भाभी को मिलता रहता हूँ, और उनको यहाँ संभालने वाला भी कोई नहीं है। और गायत्री को संभालते संभालते तूने प्रभात का मजाक बना के रख दिया आपने प्रभात जी की मौत का। पहले बोले कि बॉडी उनकी नहीं है, फिर आके बोले कि बॉडी उन्हीं की है, और अब आप सोच रहे हैं कि हम खुद ही मार दिए अपने पति को। अगर नहीं तो प्रभात की मौत के तुरंत बाद इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे लेने की इतनी जल्दी क्या थी आपको? अगर पॉलिसी के पैसे जल्दी मिल गए होते ना तो आप और विनायक कभी के रफू चक्कर हो गए होते। आप कुछ भी सोच रहे हैं सर। ए विनायक, चुप बिल्कुल। इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए जो हथकंडे तू अपना रहा है ना, वो सब पता है मैं। कैसे हथकंडे सर? मैं तो बस चाहता था कि गायत्री भाभी को इंश्योरेंस के पैसे जल्द से जल्द मिल जाए। आपको उसकी फाइनेंशियल हालत का अंदाजा भी है? अंदाजा है हमें, और सब समझ भी रहे हैं। सब गलत समझ रहे हैं साहब, आप सब गलत समझ रहे हैं। एक तरफ आप पीछे पड़े और दूसरी तरफ वो प्रेम हमारे पीछे पड़ा रहता है। प्रेम? ये प्रेम कौन है? जी वो प्रभात जी ने 10 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे प्रेम से। उनकी मौत के बाद
उस प्रेम ने जीना आराम कर दिया हमारा। लौटाना तो आपको पड़ेगा ही भाभी जी। वो बीमा वाले के पीछे पड़िए और पैसा निकलवाइए। इस प्रेम को पहले से पता था कि प्रभात ने 35 लाख रुपए का बीमा लेकर रखा था अपना। अब साहब वो बोल रहा है तो उसे पता ही होगा। शायद प्रभात जी ने बताया हो उसे। हाँ तो क्या हुआ पैसों करे? हैं? पकड़ो इसे। एक मिनट जबरदस्ती उठवा लाया आप हमको यहाँ पे। अरे सर ये तरीका है क्या? सीधा मुद्दे पे आ, मुद्दे पे। सर माना कि प्रभात पैसे देने की स्थिति में नहीं था, लेकिन हमने कभी उसको धमकी नहीं दी सर। सीधा मार दिया। लेनदार को मार के हम अपना पैसा डुबवाएंगे सर। तुझे पहले से पता था ना कि प्रभात की 35 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। उसके मरने के बाद वो 35 लाख रुपए उसकी बीवी को मिलते हैं। तो उन्हीं पैसों में से तू अपने 10 लाख रुपए वसूल करने की सोच रहा है उसकी बीवी से। ऐसा कुछ नहीं है सर, बल्कि उनकी पत्नी को तो हमने डेडलाइन दिया था 3 महीने का। इसी तरह की डेडलाइन तूने 15 मार्च तक की प्रभात को दी थी, और 15 मार्च तक जब वो अपने पैसे नहीं चुका पाया तो 16 मार्च को तूने उसका मर्डर कर दिया। सर आप हम पे खामोखा शक कर रहे हैं। उस दिन हम घर पे थे, मैच देख रहे थे। हमारा कॉल रिकॉर्ड निकल लिया, चेक करिए सर। तो मुझे मेरा काम मत सिखा, और शक तो हम तुझ पे करेंगे, और अगर कुछ भी मिला ना तेरे खिलाफ तो उसका तुझे ब्याज चुकाना पड़ेगा। और अगर हमें बिना इन्फॉर्म किए शहर से बाहर गया तो तेरा असल सूद सब बराबर कर देंगे। चल निकल, निकल चल। इसको जाने क्यों दिया सर? अपने तरीके से पूछताछ करते 2 मिनट में सब उगल देता। नहीं सिंह, इसे क्या बोलना है पहले से तैयारी करके आया है। प्रभात की मर्डर वाली रात की इसकी सारी एक्टिविटीज चेक करो, नजर रखो इस पर। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। सर दुकान के एक सप्लायर का पेमेंट करना था, तो सुबह दुकान जाने से पहले हम गायत्री के पास पेमेंट का बात करने गए सर। वहां पहुंचे तो देखे ताला लगा हुआ है सर। हम गायत्री को फोन किए, उससे चौप हो रहा था। उसके बाद हम वहां से निकल ही रहे थे कि भीतर से कमल का रोने का आवाज आया सर। हम पड़ोसी को सबको इकट्ठा किए और ताला तोड़ दिए सर। बहुत जगह ढूंढे, बहुत जगह बात किए, गायत्री का कुछ पता नहीं चल रहा है सर। कमल बेटा एक बात बताओ, रात को मम्मी से कोई मिलने आया था? आपने कुछ देखा, कुछ सुना? मम्मी ने हमें रात को ही सुला दिया था, और जब हम सुबह उठे तो मम्मी नहीं मिलती। मम्मी कहाँ है? सर अंदर रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं सर। ये तो प्रभात के इंश्योरेंस के पेपर है। सर घर में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन सर गायत्री इस तरह से अपने बेटे को घर में बंद करके कहीं गायब हो जाएगी, चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। सिंह, ये विनायक और गायत्री की चाल भी हो सकती है। शायद गायत्री अपने बेटे कमल को घर पर छोड़कर इसलिए गायब हुई होगी ताकि हमें लगे कि गायत्री खुद से गायब नहीं हुई है, बल्कि किसी ने उसे गायब किया है। सिंह, पड़ोसी से पूछताछ कर। सर हमने रात को तो यहाँ से किसी को आते जाते नहीं देखा, लेकिन आज सुबह जब हम बाजार से घर जा रहे थे तो देखा कि गायत्री के जेठ यहाँ घर के बाहर सबको इकट्ठा कर रहे थे। हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि कमल अंदर बंद है और बाहर से ताला लगा है, मगर फिर गायत्री के जेठ ने पत्थर मार के ताला तोड़ दिया। थैंक यू सर। पांडे ने गायत्री के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। गायत्री को लास्ट कॉल रात को 10 बजे उसके भाई हर्ष ने किया था। फिर गायत्री का फोन ट्रैवल हुआ प्रभात की दुकान वाली एरिया की तरफ। फिर उसी एरिया में तकरीबन रात को 1 बजे गायत्री का फोन स्विच ऑफ हो गया। रात के 1 बजे गायत्री अपनी मर्जी से तो उस एरिया में जाएगी नहीं,
सिंह, उस एरिया का डंप डेटा स्टडी करो, देखो उसमें कोई सस्पिशियस नंबर मिलता है क्या। और कल रात गायत्री के भाई हर्ष ने गायत्री को फोन किया था, बुलाओ उसको। तब तक सौरभ से बात करते हैं। सर आप हम पे शक कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं सर। हम बच्चे को लेके आपके पास आए और आप बताइए सर, रात को 1 बजे हम दुकान पे क्या करेंगे? हम टाइम से सो जाते हैं, चाहे तो पता कर लीजिए आप। हमें क्या क्या पता करना है और क्या क्या नहीं करना है वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल हमें ये पता है कि गायत्री का फोन दुकान वाले एरिया में रात के 1 बजे तक एक्टिव था। तुम उसी दुकान पे काम करते हो ना? हाँ सर, काम करते हैं, लेकिन 24 घंटे वहां थोड़ी रहते हैं सर। वो जीवन और घनश्याम रात को वहीं सोते हैं सर। अगर गायत्री रात को 1 बजे गई होगी तो उनसे जरूर मिली होगी सर, पता करिए सर आप। सर ये सौरभ अपना बैकअप प्लान तैयार रखता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इस बार ये सच बोल रहा हो। इन जीवन और घनश्याम को उठा लाओ। सर गायत्री का भाई हर्ष आ गया है। सर हमारी दीदी कमल को रात को अकेला छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती सर। आप पता तो कीजिए, जरूर कोई गेम कर रहा है। तुम्हारी दीदी को कल रात 10:15 बजे तुमने फोन किया था, तब कहाँ थे तुम? कानपुर में सर। जीजा जी के मर्डर के बाद से हम रोजाना दीदी को फोन करते हैं। कल रात को बात क्या हुई थी तुम्हारी गायत्री से? हाँ हर्ष बोलो। दीदी अपना अकाउंट नंबर SMS कर दीजिए। क्यों? वो कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं आपको। नहीं हर्ष, तुम चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। सर हमारी दीदी बहुत स्वाभिमानी है, हमारी तो कभी मदद ही नहीं लेती। अच्छा, जब तुम्हारी कल रात बात हुई तुम्हारी दीदी से तो तुम्हें कुछ खटका, तुमने कुछ नोटिस किया, कुछ अजीब लगा तुम्हें? सर उनकी आवाज से ऐसे ही लग रहा था कि वो बहुत परेशान थी। कुछ बताया गायत्री ने क्यों परेशान थी वो? सर हमने पूछा उनसे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। सब दुकान तो रात को 11 बजे बंद हो जाती है, इतने रात को गायत्री भाभी वहां क्यों आएंगी? गायत्री का फोन वहीं दुकान के एरिया में बंद हुआ था और तुम दोनों दुकान पर ही सोते हो। अगर कुछ भी छिपा रहे हो, कुछ भी, तो अभी बता दो, नहीं तो यहीं काट दो। सर हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं सर। माना कि हम सोते हैं दुकान में, लेकिन जितेंद्र भी तो आए दिन दुकान में आता रहता है ना जी। हाँ साहब, वो रोज रात को दुकान में आके नशा करता है। वो कल रात को भी 1 बजे के करीब आया था और फिर वो चला गया, लेकिन गायत्री भाभी को वहां नहीं देखा हम लोगों ने। सर गायत्री के घर के आसपास के एरिया का डंप डेटा चेक किया। जिस रात गायत्री गायब हुई तब वहां विनायक का नंबर एक्टिव था और विनायक के नंबर से प्रभात के नाम पे रजिस्टर्ड एक दूसरे नंबर पे कॉल किया गया था। प्रभात का दूसरा नंबर? जी हाँ सर, ये नंबर चेन्नई में एक्टिव था लेकिन अब बंद है। चेन्नई में प्रभात का दूसरा नंबर कौन यूज कर रहा होगा? पता नहीं सर, कहानी को समझ में नहीं आ रही। सब समझ में आएगा सिंह। अरे विनायक बाबू, क्या प्लानिंग की है आपने और गायत्री ने? सर प्लानिंग? हमने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की थी सर। देखिए सर, मैं मानता हूं कि मैं उस रात गायत्री भाभी को मिलने गया था, लेकिन गायत्री भाभी कहाँ गायब हो गई? गायब हो गई या छिपा के रखा है उसे कहीं? भाकर वहीं जा रहा था ना उसके पास, चेन्नई। चेन्नई? चेन्नई? हाँ चेन्नई, वहां प्रभात का दूसरा नंबर एक्टिव था। नहीं सर, मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता। ऊपर देख, देख ऊपर देख। सर बता रहा हूँ सर। इतनी जल्दी क्या है? अब बोल। सर प्रभात का ये नंबर अंजलि यूज करती थी। कौन अंजलि? अंजलि उसकी गर्लफ्रेंड थी। प्रभात की गर्लफ्रेंड? जी सर, प्रभात और अंजलि का अफेयर चल रहा था। वो प्रभात की कस्टमर थी और दोनों में प्यार हो गया था। प्रभात और अंजलि हमेशा मेरे घर में ही मिला करते थे। सर प्रभात में और गायत्री भाभी में पहले हमेशा अनबन हुआ करती थी। अंजलि को पाने के लिए उसने फिर से गायत्री भाभी से रिश्ता सुधारना शुरू कर दिया और इसीलिए उसने अपना फेक डेथ प्लान कर दिया। फेक डेथ? मेरी जगह कोई और मरेगा और इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए मुझे गायत्री को अपने फेवर में करना पड़ेगा। अंजलि तुझे इतनी पसंद है तो तू गायत्री भाभी से डिवोर्स ले ले। अरे तेरा दिमाग खराब है? सर से लेकर पैर तक मैं कर्जे पे डूबा पड़ा हूँ यार। मैंने सब सोच लिया है। मेरी फेक डेथ के बाद तुझे गायत्री को इंश्योरेंस के पैसे दिलवाने में मदद करनी पड़ेगी। सर वो अंजलि के प्यार में इतना पागल हो गया था कि दूसरे की लाश को अपनी लाश साबित करने का प्लान कर चुका था। दूसरा कौन?
सर इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सर हाँ, लेकिन उसने किसी को तो टारगेट किया था जिसका वो शायद मर्डर करने वाला था, लेकिन जब पता चला कि प्रभात का ही मर्डर हो गया तो कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ चेन्नई में अंजलि प्रभात का इंतजार कर रही थी। विनायक, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो? और इधर मैं गायत्री भाभी को इंश्योरेंस के पैसे दिलवाने में मदद कर रहा था। इंश्योरेंस कंपनी में एक आदमी है हमारी पहचान का, कुछ ले दे के काम हो सकता है। कल रात गायत्री से मिलने क्यों गया था उसके घर? वो तो गायत्री भाभी ने खुद फोन करके बुलाया था। सर गायत्री भाभी रोजाना प्रभात के बारे में पूछती थी, उस रात भी उन्होंने प्रभात के बारे में ही पूछने के लिए बुलाया था। तुम बोल रहे थे कि पुलिस झूठ बोल रही है कि प्रभात जी का मर्डर हुआ है, तो अगर प्रभात जी का मर्डर नहीं हुआ है तो प्रभात जी का है? भाभी हमें नहीं पता। नहीं पता मतलब? हाँ? हमें तो लग रहा है कि पुलिस जो कह रही है शायद वही सच हो। उसके लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, वो आपको धोखा दे रहा था। हाँ, उसका दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। कौन लड़की? सर उस रात गायत्री भाभी ने अंजलि के बारे में पूछा और हमें जबरदस्ती अंजलि को फोन करवाया। सर गायत्री भाभी की आवाज सुनते ही अंजलि ने फोन कट कर दिया। उसके बाद मैं वहां से चला गया। मुझे नहीं पता सर उसके बाद क्या हुआ और गायत्री भाभी कहाँ है और प्रभात को किसने मारा। अंजलि का कोई फोटो है तेरे पास? हाँ सर, सोशल मीडिया मैसेंजर डीपी में उसका फोटो है सर। सर हाईवे के पास एक बहुत किलर मिले। पांडे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और देखो आसपास कुछ मिलता है क्या। सर गायत्री का फोन बंद होता है प्रभात की दुकान के एरिया में और लाश मिलती है वहां से 10 किलोमीटर दूर यहाँ हाईवे के पास। मुझे तो ये विनायक का ही गेम लग रहा था, और ये भी हो सकता है कि प्रभात के मर्डर का प्लान अंजलि और विनायक दोनों ने मिलकर बनाया और इस बात का पता गायत्री को लग गया हो, इसलिए दोनों ने मिलकर गायत्री को मार दिया। हमें लग रहा था कि अंजलि इस गेम की मास्टर प्लानर है, लेकिन अपना फेक एक्सीडेंट प्लान करने वाला प्रभात इस केस का असली मास्टरमाइंड है। लेकिन उसका मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, यह खुलासा चौंकाने वाला था। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी विक्टिम गायत्री थी, जो अपने पति प्रभात के धोखे का शिकार हुई थी। गायत्री और प्रभात की आपबीती की गाज उनके बेटे कमल पर गिरी, जो अब अनाथ हो चुका है। प्रभात के बाद गायत्री का मर्डर किसने किया होगा, यह तब हमारे लिए पहेली बना हुआ था, जिसका जवाब हम अंजलि की तलाश में ढूंढ रहे थे। और अंजलि का गायब होने का खुलासा भी कोई कम चौंकाने वाला नहीं था। सर, विनायक ने कहा था कि अंजलि इंद्रपुरम में रहती थी। इंद्रपुरम पुलिस से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया है कि वहां एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। रिपोर्ट में लड़की का चेहरा तो अंजलि से मिलता था, पर कंप्लेंट किसी सोनाली शर्मा के नाम से फाइल हुई थी और ये कंप्लेंट करने वाला कोई और नहीं, अंजलि उर्फ सोनाली का फादर ही है। मैंने बात की उनसे। सर ये अंजलि नहीं है, मेरी बेटी सोनाली है और मैं किसी प्रभात को नहीं जानता सर। सोनाली करती क्या है? एस्पायरिंग मॉडल है सर, पर हमें ये बात पसंद नहीं है। ये सोनाली गायब कब से? 9 मार्च से। प्रभात का मर्डर होता है 16 मार्च को और ये लड़की अंजलि उर्फ सोनाली 9 मार्च को गायब होती है। और विनायक जिस नंबर पर इस सोनाली को फोन करता है, वो नंबर गायत्री के मर्डर वाली रात तक चेन्नई में एक्टिव था। I'm sure सी कि विनायक कोई गेम खेल रहा है। लेकिन सर, इस विनायक ने जितना बोला है उसके आगे कुछ उगल नहीं रहा है। इसका तो ये भी कहना है कि वो ये तक नहीं जानता कि अंजलि का असली नाम सोनाली है। इस सोनाली का कैसे भी करके पता लगाना होगा सिंह, यही हमें इस केस की जड़ तक लेकर जाएगी। आजा, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए, टॉफी। ले ले ले, पकड़ो। क्यों डरा रहे हो? अब इसे भी मारने का इरादा है क्या? इरादा तुम्हारा है आंटी, पापा ने तुम पे नजर रखने के लिए बोला है, कहीं चाचा चाची की तरह कमल को भी मार डाला तो। क्या सबको अपनी जैसा समझते हो? चलो निकलो यहाँ से, वरना अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गायत्री की मौत गला दबा के हुई उस रात तकरीबन 12 बजे के आसपास। गायत्री का मर्डर होता है रात के 12 बजे और गायत्री का फोन प्रभात की दुकान वाले एरिया में बंद होता है रात के 1 बजे। मतलब साफ है सिंह, गायत्री के मर्डर के बाद उसका फोन पर्पसली उस एरिया में ले जाया गया। सर चेन्नई पुलिस ने सोनाली का पता लगा लिया है।
और उसे अरेस्ट भी कर लिया है। कल सुबह तक वो हमारी कस्टडी में होगी। गुड। सर ना मैंने प्रभात को मारा है और ना ही गायत्री को। सर मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नाम बदलकर एक शादीशुदा आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे इतना बरगलाया कि वो अपनी सीधी सादी बीवी को छोड़कर तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हो गया। बोलती है कुछ नहीं किया। और क्या क्या किया है? खुद बोलोगी या बुलवाएं तुमसे? मीरा। एक मिनट सर मैं बताती हूँ। सर ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मुझे हर्ष ने बोला था उसके जीजा जी को फंसाने के लिए। अमन बेटा क्या हुआ? चल आइसक्रीम खाने चलते। चल 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 चल। और सर हमारा और सोनाली का अफेयर बहुत पहले से था। हमने इस सोनाली को बताया था कि हमारे जीजा जी गाजियाबाद में रहते हैं। और सर प्रभात के शॉप में अक्सर जाया करती थी। प्रभात जिस तरह मेरे साथ पेश आता था मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। और जब मुझे पता चला कि प्रभात हर्ष की जीजा है तो वो प्लान हर्ष ने ही बनाया था। कैसा प्लान? कैसा प्लान? हमें लगता था कि हमारे जीजा के पास बहुत पैसा है, हमें पैसे की जरूरत थी सर। और सोनाली को भी हमारे कहने पे सोनाली ने हमारे जीजा से अफेयर शुरू कर दिया। वाकई में आपका कलेक्शन बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। आते रहिएगा। या श्योर। प्रभात ने मुझे फोन करने में जरा भी देरी नहीं की। तो प्रभात के घाटे और कर्ज लेने की वजह यह थी कि वो तुम पे पैसे उड़ा रहा था। हाँ सर, लेकिन प्रभात के फेक एक्सीडेंट का प्लान प्रभात ने खुद बनाया था। हमने उसका मर्डर नहीं किया। मैं तो तब चेन्नई में थी। लेकिन हर्ष यही था जिस रात गायत्री का मर्डर हुआ। उस रात तो कानपुर से यहाँ गाजियाबाद आया था, सब पता लगा लिया हमने। अब तो खुद बोलेगा या फिर? मानते हैं सर कि हमने अपनी दीदी को मारा सर, लेकिन अपने जीजा को हमने नहीं मारा सर। विनायक ने हमारी दीदी को सोनाली के बारे में सब कुछ बता दिया था। उस रात दीदी ने हमें फोन किया और सोनाली के बारे में बात करने लगी। तुम्हारे जीजा जी का कहीं चक्कर चल रहा था, वो हमको धोखा दे रहे थे। क्या बोल रही हो दीदी? ऐसा कुछ नहीं है, आप बेवजह परेशान हो रही है। ऐसा ही है हर्ष, हमें विनायक ने बताया सब कुछ। कोई लड़की है अंजलि नाम की, चेन्नई में रहती है। हमें लगता है कि ये सब ना उसने ही किया। तुम्हें पता है हमने ना विनायक से उसका नंबर ले लिया। बस हम अभी के अभी जाके पुलिस को उसका नंबर दे देंगे। दीदी वो आप वो अंजलि की बात कर रही हो क्या? वो जो चेन्नई में रहती है? हाँ उसको तो हम जानते हैं दीदी, उसको तो आज हमने सुबह हाईवे पे देखा। दीदी आप एक काम करिए, आप हाईवे पे आ जाइए, हमने उसका घर देखा हुआ है। दीदी हमारी बातों में आ गई। हर्ष तो एकदम अंधेरा जंगल है, वो लड़की का है। हर्ष सॉरी दीदी। सॉरी क्यों? और गायत्री को मारने के बाद तू गायत्री का फोन लेकर प्रभात की दुकान वाले एरिया में गया। तुझे लगा कि हम सौरभ और उसके बेटे जितेंद्र पर शक करेंगे। हाँ सर, लेकिन हमने अपने जीजा को नहीं मारा सर। सर हमारा प्लान तो ये था कि जब हमारा जीजा हमारी गायत्री दीदी से इंश्योरेंस का पैसा लेकर उनको डिच करेगा तो हम अपने जीजा को डिच करके भाग जाएंगे सर। और तेरा जीजा प्रभात किसी और को डिच करके उसे मारना चाहता था। कौन था वो आदमी? सर प्रभात रोजाना एक मंदिर जाते थे, वहां पर एक बंसी नाम का भिखारी है। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेगा साहब। प्रभात अपने फेक एक्सीडेंट के लिए उसे बलि का बकरा बनाना चाहता था और मुझे लगता है सर ये उसी ने किया है। प्लान के मुताबिक जब प्रभात चेन्नई नहीं आया तो मैंने हर्ष को कहा उसका पता करने के लिए। सब पहले तो बंसी गायब था, लेकिन फिर जब हमको मिला तो बिल्कुल नए कपड़े डाला हुआ था सर। सच का पता करने के लिए हमारे से हाथापाई तक हुई, लेकिन वो भाग गया। सर हमें पक्का लगता है कि उस बंसी ने ही प्रभात को मारा है। जब उसे पता चला होगा कि प्रभात उसे मारना चाहता है तो उसने ही प्रभात को मार दिया होगा।
हमने उस भिखारी को ढूंढने की कोशिश की, वो हमें नहीं मिला, गायब था। हमने उसके झोपड़े का पता लगाया तो हमें मालूम हुआ वहां उसने काफी पैसा छुपा कर रखा था। इससे पहले कि हम इन कड़ियों को ठीक से जोड़ पाते, हमें एक और चौंकाने वाली खबर मिली। सर, प्रतापनगर पुलिस को एक लाश मिली। लाश की शिनाख्त तो नहीं हो पाई, पर बंसी के स्केच से बहुत मैच करती है। इसकी बॉडी पर काफी ब्रांडेड कपड़े भी मिले। सिंह, इन कपड़ों पर जो टैग लगा है ना, इस टैग के बारकोड से यह पता लगाओ कि ये कपड़े कहां से बेचे गए और किसने खरीदे। राइट सर। ये देखिए, नया माल दिखा रहे हैं आपको, फ्रेश एकदम। अरे सर, मुझे कहाँ ले जा रहे? मैंने क्या किया सर? बंसी के लिए कपड़े तूने खरीदे थे ना? बंसी? तुम सर, लेकिन सर आप लोग क्या कर रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीसीटीवी में बंसी के लिए कपड़े खरीदता हुआ दिखा है तो? सर कौन से कपड़े सर? हमने नहीं खरीदे। ऊपर देख। सर बताते हैं सर, मारिए मत, बताते हैं। हमने ही मारा है बंसी को, क्योंकि बंसी ही जानता था कि हमने प्रभात भैया का भी खून किया था। प्रभात को क्यों मारा? प्रभात भैया के गले से पैसे उस जितेंद्र ने चुराए और उन्होंने हम पर शक किया। लेकिन भैया हमने चोरी नहीं की भैया। सर जिस थाली में खाना खाता उसे तो भैया हमने नहीं चोरी की भैया। आप पीछे मत आओ, तू निकल यहाँ से। सर प्रभात भैया को उस समय तो यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर से मुझे काम पर बुला लिया। जीवन, आई एम सॉरी भाई। वो बस कीजिए ना भैया, हम तो हमेशा आपको अपना बड़ा भैया ही मानते हैं। मैं अपनी बेइज्जती भूला नहीं था। प्रभात भैया को लगता था कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने उस नकली एक्सीडेंट के प्लान में मुझे शामिल किया। प्रभात भैया ने मुझे कहा था कि वो बंसी को रास्ते पर लाएंगे और उसको टेम्पो के नीचे धक्का दे देंगे और मुझे उसे कुचलना था। प्रभात भैया का प्लान था कि बंसी के मर्डर को एक्सीडेंट दिखाया जाए, लेकिन मैंने प्रभात भैया के मर्डर को ही एक्सीडेंट दिखा दिया। सर बचा तो तू अब भी नहीं। बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है, ये हम सब जानते हैं। अगर प्रभात ने उस वक्त गायत्री द्वारा दी गई दस्तक को महसूस किया होता, पीछे हट गया होता, तो शायद अंत इतना बुरा नहीं होता। दस्तक गायत्री को भी मिली थी। उसके पति का उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं था। अचानक से उसके पति का बर्ताव उसके साथ अच्छा हो जाना, इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे लेने के लिए षड्यंत्र रचना। लेकिन गायत्री इस दस्तक को महसूस नहीं कर पाई और गायत्री के साथ साथ इसका खामियाजा उसके बेटे कमल को भी उठाना पड़ा। कमल हमेशा के लिए अनाथ हो गया। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। सर, एक नए केस की फाइल आई है।